जैसा कि हम ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम सर्कल में पढ़ते हैं और सर्कल का अप्रॉक्स मैंने 90% कंप्लीट कर दिया है। और आज ये लास्ट क्लास जो है सर्कल का चलेगा और इसके बाद ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। ज्योमेट्री में एक पॉइंट और बचे रह गए हैं, एमपीजी मास पॉइंट ग्रेविटी, जो उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसको भी पढ़ाना बाकी रह गया। चलिए, अभी तक हमने सर्कल में आपको कल मैंने लास्ट जो पढ़ाया था उसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या मैंने पढ़ा था। ठीक है, देखिए, कल आपको मेरे दो कंडीशंस बताए हुए थे कि जब आपको क्या हो गया, देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब आपको क्या हो, डिफरेंस दिया हो। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब दो सर्कल क्या है दूसरे की दूरी पर हो, तो उस कंडीशन में अगर सेंटर्स के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो क्या होता था फॉर्मूला, अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया। ठीक है, प्रूफ भी करके बताया था कैसे होगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, ये वाला, पॉइंट ए से लेकर ये बी। ठीक है, चलिए, सिमिलरली अगर वो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो तो उस कंडीशन में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है वो कौन सा होगा, ए बी होगा। और उसका मैंने बात किया, बताया था कि इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वहां से डिफरेंस निकालने के यहाँ बी हो जाता है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ पर जो है ए बी की वैल्यू 2 अंडर रूट R1 R2 हो जाएगा। यहाँ पे बात समझाया। ठीक, देखिए, इसी पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको निकालना है। क्या निकालना है, डीसीटी निकालना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो डीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर डिफरेंस डी इक्वल टू मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखिए, डिस्टेंस दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 225 माइनस 9 216 हो जाएगा। रूट के अंदर 216 आ गया, और 216 जो है 36 6 जा होता है, तो 6 रूट 6 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 रूट 6। ठीक है, क्योंकि 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, तो आप क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, तो 6 रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा। ओके प्रवीण, ओके, एंड एल्स, अभिषेक, नव्या एंड अभिनव, समझ में आया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकाला जाएगा। और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट में जब मैं करवा रहा था तब उसमें पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या दिया है, डी की वैल्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दे रखा है, R1 की वैल्यू दे रखा है, R2 की वैल्यू दे रखा है, डीसीटी की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो डीसीटी कैसे निकालेंगे, डीसीटी इक्वल टू हो जाएगा डी का स्क्वायर मतलब 61 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद से क्या करेंगे, R1 माइनस R2 माइनस R1 माइनस R2 मतलब 11 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 61 का स्क्वायर कर लीजिए, या तो फिर इसको आप कर दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो रूट के अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी कर दीजिए, ये हो जाएगा 72 इंटू 50। ठीक है, तो 72 से मतलब 36 होता है, 36 इंटू 2 होता है, तो 6 बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ से 25 इंटू 2 होता है, तो 5 भी बाहर निकाल लीजिए, 2 यहाँ से बचा, 2 यहाँ से बचा, 2 भी बाहर निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, समझ में आया। अब आप इजिली क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं एकदम आराम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है कुछ। जब देखिए कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो एक्सटर्नली, और उन दोनों के बीच में गैप में एक और छोटा सर्कल जो है वो भी क्या है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसमें कौन सा बनेगा, ए बी तो था ही, बीच में अगर ये छोटा सर्कल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ये क्या है, सी। तो आप ये देखिए, मैं सर्कल फर्स्ट को लूँ, ये इसको लूँ और इसको लूँ, तो इसका डायरेक्ट टेंजेंट क्या हो जाता है, AC हो जाएगा।
और अगर मैं इस बड़े छोटे वाले सर्कल को और इस वाले सर्कल को लेता हूँ तो इसका डायरेक्ट टेंजेंट BC हो जाएगा, और बड़े वाले सर्कल फर्स्ट और इसका भी ले लूंगा तब भी उसका भी टेंजेंट क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। फिर से देखिए कि मैंने इसको दे दिया, इस वाले को 1 दे दिया है, इस वाले को 2 दे दिया है और इस वाले को 3 नंबर दे दिया है। 1 और 2 का डायरेक्ट टेंजेंट कौन सा होगा, सर्कल 1 और 2 का डायरेक्ट टेंजेंट कौन सा होगा, AC होगा। क्या होगा, AC होगा। ठीक है। अच्छा, 2 और 3 का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, तो आप कहेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 और 3 का एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो BC होना चाहिए। अगर मैं कहूँ 1 और 3 का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, तो सर्कल 1 और 3 का, तो आप क्या कहेंगे, A और B। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक। अगर मैंने कहा इसका सेंटर है ये और ये R1 है, ठीक है, और इसका सेंटर आपको क्या दिया हुआ है, ये O2, ये O1 है, तो इसका क्या है, R2 है। ठीक है। क्या, रेडियस 1, बड़े वाले सर्कल का रेडियस R1, छोटे वाले सर्कल का रेडियस R2 है। मैं कहता हूँ इस छोटे वाला जो एकदम छोटा है उसका आपको रेडियस क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे, मैं उसको मान लेता हूँ भाई, इसको हटा देता हूँ, नंबर हटा देता हूँ। ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि मैं इसके रेडियस को R मान लेता हूँ। ठीक है, इसके रेडियस को, मैंने सबसे छोटा सर्कल जो है उसके रेडियस को मैं R मान लेता हूँ। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये दूसरे नंबर का था सर्कल, ये पहले नंबर का सर्कल था, पहले और दूसरे सर्कल का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, AC होगा। और AC का अगर मुझे डायरेक्ट टेंजेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, पीछे फिर से देखिए मैंने क्या बताया था, ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो उसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता था, 2R1 R2। 2 रूट के अंदर R1 R2। R1 किसका होता था, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, R2 छोटे वाले सर्कल का रेडियस। ठीक है। सिमिलरली हम उसी तरीके से आते हैं अपने सेम फिगर के अंदर कि पहले वाले सर्कल A और दूसरे वाले सर्कल B, दो का, दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है, AC है। और इसका मैं AC का अगर वैल्यू निकालना चाहूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 अंडर रूट इसका रेडियस R1, बड़े वाले सर्कल का, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस। ये बात समझ में आए फर्स्ट, चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए मैं कहता हूँ 2 और 3, कौन कौन से सर्कल लिया था मैंने, 1 और 2 सर्कल लिया था। ठीक है, नंबर 1 और 2 सर्कल लिया था। अभी मैं क्या लेता हूँ, 2 और 3 लेता हूँ, सर्कल नंबर 2 और 3 लेता हूँ। तो उन दोनों के बीच का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है, ये BC ही तो है। ठीक है, तो BC की वैल्यू निकालना होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 अंडर रूट R2। ये सेकंड इक्वेशन। चलिए यहाँ तो बस में। थर्ड में आता हूँ कि मुझे अगर सर्कल 1 और सर्कल 3 का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना हो, तो ये क्या होगा, सर्कल 1 और 3, यहाँ से लेकर टोटल 1 और 3 दोनों की बात कर रहे हैं, 1 और 3, सिर्फ 1 और 3 दो दो को लेकर चल रहे सर्कल को। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो उस कंडीशन में AB की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट R1 R2। ये थर्ड इक्वेशन। बात समझ में आई यहाँ पर, एकदम यहाँ तक आराम से समझिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक। अच्छा, हम AB को देखिए क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AC प्लस BC। AB को क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BC लिख सकते हैं। चलिए AC, AB की वैल्यू हमने निकाला है 2 अंडर रूट R1 R2। AC की वैल्यू मैंने निकाला है 2 अंडर रूट R1 R प्लस BC की वैल्यू मैंने निकाला है 2 अंडर रूट R R2। ठीक है, देखिए 2 2 और 2 यहाँ से क्या है, कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर समझ में आया। ठीक, तो बचेगा क्या, R1 R2 इक्वल टू R1 R प्लस R R2। ठीक है। ठीक, यहाँ पे सुनो। अब मैं क्या कहता हूँ, ये इक्वेशन हमको मिल गया, इक्वेशन 4। अगर मैं इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दूं इससे, किससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दूं मैं रूट के अंदर R1 R2 R से, R1 R2 R से डिवाइड कर दूं,
तो क्या बचेगा हमारा 1, R1 R2 चला गया तो रूट में बचेगा 1/r। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा 1/r1, R गया तो R2 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/r। तो क्या मिल जाएगा, ये हमको एक रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप छोटे वाले सर्कल का भी रेडियस निकाल सकते हैं, जो भी दिया हो, छोटे वाले सर्कल का रेडियस दिया हो, बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया हो, या दो सर्कल का रेडियस देकर थर्ड का पूछेगा तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे कि जब तीन सर्कल, दो सर्कल हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो और दो सर्कल के बीच में एक छोटा सा सर्कल और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो हो सकता है इस वाले का आपको दे दे भाई कि ना, आपको दे दे ये 9 है और ये दे दे कि R2 क्या है 6 है, तो पूछेगा कि ये वाला जो रेडियस बचता है, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 1/√r इक्वल टू बड़े वाले का रेडियस आपको क्या दे रखा है 9 दे रखा है, √9 का मतलब 3 निकलेगा और यहाँ से निकल जाएगा /√6 हो जाएगा। ये ऐसी वैल्यू रखिए जो रूट से आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं R1 की वैल्यू को अगर 16 रख लूँ और R2 की वैल्यू को 9 रख लूँ, तो यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/√r इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं √r की वैल्यू कितना हो जाएगा 12/7 और r की वैल्यू कितना हो जाएगा 144/40। ये भी हो जाएगा, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि जब कंडीशन हमारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारे दो सर्कल हो उसके बीच में एक थर्ड सर्कल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में हमको क्या है कि ये रिजल्ट को यूज करना है, इस रिजल्ट का यूज कर हमको आगे बढ़ना है। इस रिजल्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, इसी पर एक क्वेश्चन आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसी पर कि ठीक, देखिए ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि इसका सर्कल का रेडियस ये गिवन है, तो ये आपको क्या गिवन है भाई, ये गिवन है 9, ये गिवन है 9 और इसका रेडियस आपको क्या गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो इस छोटे वाले सर्कल का मुझे रेडियस पता करना है। ठीक, इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस पता करना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1/√r इक्वल टू 1/r1, 1/r1 का मतलब हो जाएगा 3 प्लस 1/r2 का मतलब 1/1, तो ये कितना बचा रह जाएगा 1/√r का मतलब क्या बच जाएगा 4/3। अगर r की वैल्यू निकालेंगे 1/r की वैल्यू निकल गई 4/3, और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, r की वैल्यू निकालूंगा तो 3/4 हो जाएगा और जिसको लिख सकते हैं 0.75 सेंटीमीटर। 0.75 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, किसका, छोटे वाले सर्कल का रेडियस। किसी का कोई डाउट है? प्रवीण, त्रिशा एंड नव्या एंड अभिनव। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी स्टेप पर भी डाउट हो तुरंत बताइएगा। ठीक है, कोई भी स्टेप जो आपको ना समझ में आए उसको जरूर बताइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक और कंडीशन कि जब दो सर्कल एक दूसरे से क्या है कुछ डिस्टेंस पर हो और क्या मुझे निकालना है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसको कहते हैं TCT। क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में TCT, जिसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक, तिर्यक स्पर्श रेखा, तिर्यक स्पर्श रेखा। ठीक है,
अच्छा, तिर्यक स्पर्श रेखा हम किसकी बात कर रहे हैं? तो इसकी बात कर रहे हैं। ये है ए, तिर्यक मतलब तिरछी, ए बी, और ये पॉइंट सी एंड डी। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी और सी डी दोनों में क्या है, दोनों निकाल देंगे, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो टीजीटी मैंने टीसीटी में मुझे क्या निकालना? ए बी की वैल्यू निकाल देना। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिए कि ये इसका सर्कल है, इसकी आर की वैल्यू 9/, कहाँ पर बात कर रहे हैं? एक मिनट लिख लेते हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, इधर से, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1/r = 16/9 हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगा 9/16। हाँ ठीक, r की वैल्यू हो जाएगा 9/16। ठीक ठीक ठीक, 9/16। हाँ ठीक 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 ठीक। अच्छा, मैंने वो स्क्वायरिंग करने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, चल मैंने वो रिवर्स खाली कर दिया यहाँ से, और आर डायरेक्ट रख दिया, मैंने उसको चेंज नहीं किया फिर। ठीक है, ये गलती हो गई। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं किया था। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, इसी पर थे। देखिए, यहाँ से अगर ये सेंटर है, सेंटर से मैंने इस पर एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये क्या हमेशा 90 डिग्री पे बनता है यहाँ से। ठीक है, मैंने इसको ले लिया है O1। ठीक है, इसका सेंटर क्या है? O2। ठीक, और मैंने यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो ये भी क्या बनेगा? 90 डिग्री पर ही बनना चाहिए। बस समझ में आया यहाँ पे? ठीक, अच्छा, मैंने इनके सर्कल को आपस में मिला दिया है, इनको सेंटर्स को। ठीक, अच्छा, इनके सर्कल के आए रेडियस को मैंने आपस में मिला दिया, तो ये डिस्टेंस क्या है? O1 और O2 जो है, O1 O2 जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, जिसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं, डी से डिनोट कर सकते हैं। चलिए, मैं अगर यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता रहूँ और यहाँ पर आकर मिला दूँ कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये आगे एक्सटेंड किया मैंने पॉइंट। ठीक है, ये यहीं पर आकर ई पर मिल रहा है। अगर ये O1 O2 डी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखिए ई बी भी क्या हो जाएगा? ये ई बी भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डिस्टेंस डी ही होना चाहिए। यहाँ तक देखिए ध्यान से कि ई बी भी क्या होना चाहिए? डी ही होना चाहिए। क्या? O1 O2 अगर डी है, सेंटर बिटवीन द डिस्टेंस, तो यहाँ से ई और बी भी तो डी ही रहेगा। ओके, आगे बढ़े। ठीक, आपको एक ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल आपको ये बनता दिख रहा है। मुझे क्या निकालना है भाई? ए बी निकालना है। तो यहाँ से ये देखिए, ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल दिया। कौन सा? ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ई, और ये पॉइंट है बी। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री की है। ठीक, अच्छा, आपको ये क्या दिया हुआ है? ये ई बी की वैल्यू डी गिवन है। ई बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है? डी गिवन है। अच्छा, ये आपको O से A1 R1 था, और O2 से B R2 था, तो यहाँ पर ये भी R2 हो जाना चाहिए। तो AE की वैल्यू कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाना चाहिए। अब यहाँ से आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट के अंदर डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है टी सी टी, क्या? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू हो जाता है। क्या हो गया? टी सी टी है। और डी सी टी का क्या फॉर्मूला था? डी सी टी का फॉर्मूला था रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखिए, ये आपके सामने डी सी टी का मैंने फॉर्मूला रखा है, और ये रखा है टी सी टी का फॉर्मूला। और ट्रांसवर्सल और डायरेक्ट दोनों की बात की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्सल में क्या होता है और डायरेक्ट में क्या होता है। दोनों का फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन बहुत होगा डायरेक्ट और ट्रांसवर्सल के फॉर्मूले के अंदर,
कि फॉर्मूला दोनों का क्या है, एक जैसा ही एकदम दिखता है, बस डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, बाकी सेम फॉर्मूला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होती है, तिर्यक होती है। तिर्यक मतलब ऐसे तिर्यक वाली। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कैसा साइन दिख रहा है, एक प्लस का साइन दिख रहा है, ऐसा प्लस के जैसा साइन बनता नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो प्लस का साइन दिख रहा है तो इसका मतलब आप अंदर वाले में प्लस रखेंगे। बाकी क्या है, यहाँ पर ट्रांजेंट की बात कर रहा है, एक सीधी लाइन की बात कर रहा है, तो ये माइनस का साइन दिख रहा है, तो अंदर वाले में क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन का साइन। ठीक है, बात समझ आया। ठीक है, ट्रिक याद करने का कि ट्रांसवर्जल मतलब तिर्यक होती है, तिर्यक रेखा एक दूसरे को ऐसे कट करती है, तो ये प्लस के साइन की तरह दिख रहा है तो अंदर प्लस होना चाहिए। और यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन माइनस की तरह शो कर रहा है, तो अंदर की तरफ हमारा सब्ट्रैक्शन या माइनस का साइन होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके बात समझ में आया, आगे बढ़िए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि R1 की वैल्यू दिया है, R2 की वैल्यू दिया है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, आपको TCT का वैल्यू आपको दे रखा है। तो TCT का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर d का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको TCT दिया है 9 गिवन है, रूट के अंदर मुझे क्या है d स्क्वायर, d की वैल्यू फाइंड करनी है, d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से अगर रूट हटाऊंगा तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये 81 हो जाना चाहिए, ये डी स्क्वायर माइनस 169 हो जाएगा। 169 को अगर लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 169 मतलब 170, 170 प्लस 80 250 इक्वल टू डी स्क्वायर। देन डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट में 250 इक्वल टू डी की वैल्यू हो जाएगा, और इसको आप ले सकते हैं 25 इंटू 10 है 5√10 सेंटीमीटर जो है, ये डी की वैल्यू है 5√10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको दिखाते हैं। ठीक, देखिए एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन आपका क्या है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है 2017। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, टीसीटी और डीसीटी का आपको रेशियो फाइंड करना है। आपको पहले टीसीटी निकालना है और डीसीटी निकालना है। टीसीटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टीसीटी का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 रूट के अंदर 99। ये आपका टीसीटी। डीसीटी क्या निकालेंगे, डीसीटी का फॉर्मूला सेम रहेगा, डी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 100 माइनस 49 करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 51। दोनों का आपको रेशियो बताना है, दोनों का रेशियो बताना है, तो यहाँ से भी मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी √3 निकाल सकता हूँ, तो बचेगा क्या, ये 33 रूट और ये बचेगा √70। इसका तो इसका आंसर क्या आएगा, 33 रूट में और √70 दोनों का आपको रेशियो आ गया। कोई डाउट है, क्या हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन एसएससी मेंस का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अच्छा उल्टा कर दिया, रिवर्स होगा रेशियो, एक मिनट, अच्छा उल्टा कर दिया ना, यहाँ पर ये टीसीटी है, अच्छा ये डीसीटी है, हाँ ठीक है, रेशियो उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर टीसीटी है ऐड होगा, देखा मैंने कहा ना, तो कंफ्यूजन ये होता है, ये कंफ्यूजन जरूर होगा, ध्यान रखिएगा।
कि ये प्लस वाला और माइनस वाला जो होता है माइनस का, ये कंफ्यूजन जरूर होता है, ठीक है। और मुझे भी हुआ, देखिए मुझे बताते बताते ही आपको जिस चीज को मैं आपको नोट डाउन करा रहा था कि चीज को ध्यान रखेंगे, वही सेम मिस्टेक मैंने भी किया, ठीक है। तो ये माइनस की मिस्टेक होती है जो जल्दबाजी में हो जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं हूँ कि मैंने ही आपको बताया और मैंने ही उस चीज को वापस फिर से गलती किया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये माइनर सा एकदम चीज है और जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं, एकदम ध्यान से उतर जाता है, जल्दबाजी में ये चीज गलतियां हो जाती हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये डीसीटी होगा, ये टीसीटी होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, डीसीटी का निकालना है और टीसीटी का मुझे क्या है, सम निकालना है। डीसीटी और टीसीटी का सम निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पहले मैं डीसीटी निकाल लेता हूँ, इस बार अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर डीसीटी माइनस, और यहाँ पर से डीसीटी निकालना है तो मुझे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो R1 माइनस R2 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाना कितना है, 576 माइनस 16 कर देंगे, 576 माइनस 16 कर देंगे तो हो जाएगा 560, सही है आपकी। चलिए टीसीटी की बात करते हैं, तो ट्रांसवर्जल है मतलब प्लस वाला साइन होना चाहिए, तो 24 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर मतलब यहाँ कर देंगे 1 को 12 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। आप इसको क्या निकाल सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ए प्लस बी ए माइनस बी रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 36 इंटू 12 कर लेंगे, 36 इंटू 12 हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, 6, और 6 यहाँ से निकाल सकते हैं और 4 यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 12√3 ये आ गया। और यहाँ से क्या आ गया, मैं इसको निकालूंगा अगर 4 4 जब 16, 4 से करूंगा तो ये हो जाएगा 4√35, दोनों का एडिशन, दोनों को एडिशन कर देंगे, इसका आंसर आपके सामने 992 992 आ गया। कुछ एरर हुआ है क्या, 992 आया त्रिशा आपका। अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं कोई नहीं, मैंने कहा कि मेरी से फिर से गलती हो गई क्या। ठीक है, तो ये आपका दोनों का एडिशन कर देंगे, सेम ही रहेगा आंसर, तो आंसर ये आना चाहिए टीसीटी प्लस डीसीटी, इसका आंसर ये आएगा। कोई डाउट है, अभिनव, प्रवीण, नाव्या, अभिषेक, किसी को कोई डाउट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देयर आर टू आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, आपको दिख रहा है, सर्कल दिख रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 16 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेंजेंट हमको दे रखा है, मान लेते हैं पी और क्यू गिवन है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ टीसीटी, टीसीटी का फॉर्मूला होता है, टीसीटी का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, सर्कल के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये P है, ये Q है, ये जो है हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है O1 O2 भी तो सेम है, O1 O2 भी तो, ये भी तो डिस्टेंस ही है दोनों के बीच के सर्कल का, तो ये भी क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यही देखना था, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 14 का, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 16 प्लस 14 हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 हो जाना चाहिए, ठीक है, 30 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा रूट में 60 हो जाना चाहिए, और 15 फोर जा होता है तो 2√15 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा ECT। कोई डाउट है यहाँ तक,
यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सर्कल के हर टाइप का एंड हो गया। क्या हो गया? एंड हो गया। ठीक है, ये है हमारे सर्कल के हर टाइप का, मतलब ज्योमेट्री का ये एंड पॉइंट है सर्कल का। पर मुझे अभी एक चीज आपको डिस्कस करना बाकी है, जो है एमपीजी मास पॉइंट। ठीक है, एमपीजी जो मैंने बोला था कि आपको डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करा दिए, जिसका द एंड आज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम उसके एमपीजी की तरफ आते हैं कि एमपीजी क्या चीज है, उसको डिस्कस करते हैं एक बार। एमपीजी को डिस्कस करते हैं, एक मिनट रुकिए। देखिए, एमपीजी मैंने बोला है मास पॉइंट ज्योमेट्री। एम पी जी, मास पॉइंट ज्योमेट्री। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री। अच्छा, आपको इसमें सबसे पहला दिख रहा है मास। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान। ठीक है, मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास हो, ऐसे ऐसे किसी भी तरीके का, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई एक ऐसा सेंटर पिवोटल पॉइंट होता होगा जिसको, जिस पर क्या है, टोटल मास उस पर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसको कहते हैं मास पॉइंट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कोई ना कोई एक सेंटर पोटेंशियल पॉइंट, पिवोटल पॉइंट होगा जिस पर क्या है, मास हमारा क्या है, डिपेंड करता होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ। अच्छा, आपने ध्यान से देखा होगा, बचपन में सीसॉ देखा हुआ है? मतलब दो बच्चे एक तरफ बैठ जाते हैं, एक तरफ एक बच्चा, एक तरफ एक बच्चा बैठ जाता है। ठीक है, और ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा शीशा होता है, गार्डन्स में आपने देखा है कि एक बच्चा यहाँ बैठ गया, एक बच्चा यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, ठीक। अगर मैं कहूँ कि इस तरफ जो बच्चा बैठा है उसका वेट 60 केजी है, और इस तरफ जो बच्चा बैठा है उसका वेट भी 60 केजी है, तो ये क्या हो जाएगा? एकदम बैलेंस कंडीशन में नहीं रहेगा। एकदम बैलेंस तो होगा, बैलेंस कंडीशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। मतलब अब फोर्स लगाना पड़ेगा, कि अब फोर्स लगेगा, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो दूसरे वाले को ऊपर उठाएगा। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर जो है इसको कहेंगे पिवोटल पॉइंट, दूरी कहेंगे, पिवोटल पॉइंट कहेंगे, पिवोटल पॉइंट कहेंगे। और इस पॉइंट पर देखिए, जो वेट होगा दोनों का m1 प्लस m2 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर जो वेट कितना हो जाएगा, टोटल 120 केजी हो जाएगा। ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, क्या मैंने बोला कि आपने सीसॉ देखा हुआ है? सीसॉ में अगर एक बच्चा यहाँ 60 केजी का बैठ गया, एक बच्चा यहाँ 60 का बैठ गया, तो ये बैलेंस कंडीशन हो गया। मतलब सीसॉ क्या एकदम बैलेंस रहेगा। ठीक है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अब ऊपर नीचे जाने के लिए किसी एक को फोर्स लगाना पड़ेगा, दम लगाकर नीचे करना पड़ेगा, तब ये ऊपर वाला, दूसरा वाला ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उसी में आप देखिएगा एक पॉइंट बीच में होता है, सेंट्रल पॉइंट, जिसको पिवोटल पॉइंट कहते हैं, धुरी कहते हैं। तो उस पॉइंट पर जो टोटल वेट होगा कितना होगा, 120 केजी का होगा। यहाँ तक बात समझ आया? ठीक है, अभी मैं कहूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये 60 केजी ना होकर 45 केजी का अगर कोई बंदा बैठा होता, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है बंदा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला बंदा जो है नीचे की तरफ जाएगा। बात समझ में आया क्या? वेट जिस तरफ ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ झुकेगा, और जिसका वेट हल्का होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। यही होता था। ठीक है, तो इस जगह पर इसका जो पिवोटल पॉइंट है, इसका जो पिवोटल पॉइंट है, इस पर वेट क्या होना चाहिए? तो इस पर वेट आपका क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 105 केजी। ये होना चाहिए इस पिवोटल पॉइंट पे वेट। ठीक है, चलिए
अगर मैं कहूं कि इसी को मुझे बैलेंस करना हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, ध्यान से चीज देखिएगा कि आपको कोई बड़ा सा पत्थर अगर रखा हो, ठीक है, जो आपसे नहीं हिल पाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, लकड़ी की मदद से या लोहे की रॉड की मदद से उसको क्या है, ढकेलने की कोशिश करते हैं। अगर वही लकड़ी या लोहे की रॉड कोई छोटा हो, जैसे ये होता है ना, देखिए ये, ठीक है, ये है। अगर मुझे इसको अगर हटाना हो तो आप क्या करते हैं, लकड़ी की मदद से यहाँ से इसको ढकेलते हैं। अगर ये इसको ढकेलते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, इसको नीचे की तरफ दबाते हैं, तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जब इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, तो इसको ढकेल कर आगे बढ़ाएगा। ये बात होती है, ठीक। अगर ये इसकी लेंथ अगर छोटी रखी गई हो तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अगर मैं इसकी लेंथ को छोटा रखूं तो ज्यादा फोर्स और ज्यादा आपको पावर लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको इसको नीचे ढकेलना पड़ेगा। तो मैं कहूं कि इस बड़े से क्या नाम है, इसको पत्थर को हिलाने के लिए आपको कम फोर्स लगाना हो तो उसके लिए क्या करिए, तो आप कहेंगे एक काम करो, इसका जो ये ढकेल, ये उठाने वाला या इसको धक्का देने वाला जो आपको मिला है, ये स्टिक है या लोहे की रॉड है, तो इसको क्या करो, लेंथ आप इसकी बड़ी कर दो। क्या कर दो, इसकी लेंथ बड़ी कर दो। लेंथ बड़ी करने से आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो है इसको फोर्स लगाओगे तो अब क्या है, फोर्स पहले से कम लगेगा। पहले से मतलब लेंथ बढ़ाने से अब आपका फोर्स क्या हो गया, कम लगेगा। अब क्या है, कम फोर्स में ये क्या है, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा और ये क्या है, हमारा जो पत्थर होगा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। बस समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट अभी है, बेसिक समझिए खाली, ये बेसिक समझिए कि क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो फोर्स कम लगा, ठीक है। अभी मैं कहता हूं कि इस वाली कंडीशन में फिर से देखिए, देखिए, ठीक है। अभी मैं कहता हूं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक कोई वेट रखा हुआ है। क्या एक वेट रखा हुआ है, ये M1 वेट है, यहाँ पर M1 वेट है, यहाँ पर क्या है, M2 वेट है। ये क्या है, दोनों का वेट क्या है, अलग अलग बैठे, एक का वेट M1 है, एक का वेट M2 है, ठीक है। अभी मैं कहता हूं कि M2 का वेट क्या है, ज्यादा है, M2 का वेट ज्यादा है, क्या है, M1 से, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कि ये 40 किलो का है, ये 60 किलो का, ठीक, ये 60 किलो का। अगर मुझे बैलेंस कंडीशन बैठाना हो, कौन सा कंडीशन बैठाना हो, बैलेंस कंडीशन बैठाना हो, तो क्या एकदम हम मिड पॉइंट पर ये पिवोटल पॉइंट रखेंगे। ध्यान से समझिए कि अगर क्या है, ये 40 केजी है, ये 60 केजी है, मुझे बैलेंस कंडीशन बैठाना हो कि बैलेंस रहे, तो क्या मैं पिवोटल पॉइंट एकदम मिड पॉइंट पे रखूंगा। आप कहेंगे नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं रखिए, आप थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ा कर रखिए, जिधर की तरफ कम वेट है उधर की तरफ बढ़ा कर रखेंगे, तो ये जो लेंथ आपको है, ये लेंथ क्या है, इंक्रीज करना पड़ेगा। इस लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से फोर्स कम लगाना पड़ेगा, तो ये लेंथ हम क्या रखेंगे, L2 रखेंगे, तो इधर का लेंथ कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा। तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस कंडीशन हो जाएगा। कैसे बैलेंस कंडीशन हो जाएगा कि इधर वाला जो है, इस पिवोटल पॉइंट जो है वो क्या है, कमजोर वाला जो वेट है उसकी तरफ बढ़ाकर रखिए, उधर की तरफ रखिएगा। भारी वाला वेट जो है वो क्या है, उसका लेंथ क्या है, ज्यादा कर दीजिए, इसका लेंथ कम कर दीजिए। इस कंडीशन को अप्लाई करके देखिए घर पर आप किसी भी चीज के ऊपर, कि जैसे ही आपको वेट क्या है, डिस्टेंस आप जैसे ही बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ाएंगे, आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, पिवोटल पॉइंट है ये, ठीक है, और पिवोटल पॉइंट पर क्या है, बैलेंस कंडीशन बन जाएगा। ये क्या कंडीशन, बैलेंस बन जाएगा। देखिए लिंक डीएक्टिवेट होने वाला है, रीज्वाइन कर लीजिएगा, तुरंत डीएक्टिवेट होगा, ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है।